हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड तो चल ही रहा है और उत्तराखंड के साथ साथ हमने शुरुआत करी है कंप्यूटर की भी। और कंप्यूटर में हमने शुरुआत की है कंप्यूटर संबंधी शब्दावली की। अब आपके सिलेबस में कंप्यूटर को भी ऐड कर दिया गया है। और देखिए, कंप्यूटर ऐड कर दिया गया तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 8 क्वेश्चन और अधिकतम 10 क्वेश्चन, कम से कम 8 क्वेश्चन और अधिकतम 10 प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर संबंधी शब्दावली का फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हमारा फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो कंप्यूटर संबंधी शब्दावली, जो आपका टॉपिक रहेगा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वाला पार्ट आप लोग देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। वहाँ से हमने जो हमारी शब्दावलियाँ थी उन पर हमने चर्चा की थी। पहला है देखिए IBM। कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। IBM की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली गई है। IBM की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। तो IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स इसकी फुल फॉर्म है। और देखिए, ये क्या है? IBM है क्या? यह कंप्यूटर का निर्माण करने वाली एक कंपनी है। ऐसे प्रश्न बनेगा कि IBM क्या है या IBM किस चीज़ का निर्माण करती है? तो कंप्यूटर का निर्माण करने वाली एक कंपनी है। और फुल फॉर्म आपको इसकी याद रखनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। उसके बाद देखिए अगला आता है आईसी क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली गई है। तो ये है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और देखिए, एकीकृत परिपथ अर्थात ट्रांजिस्टरों का यह एक समूह है। मतलब जो एकीकृत परिपथ होते हैं कंप्यूटर में, जिनको ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, तो एकीकृत परिपथ अर्थात ट्रांजिस्टरों का समूहन, यही है आईसी। और इसे आईसी को चिप भी कहते हैं, चिप भी कहते हैं इस आईसी को। फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए ठीक है। अगला है इंफॉर्मेशन। देखिए, जितनी भी शब्दावलियां हैं ना, ये कंप्यूटर से संबंधित ही हैं। अब देखिए, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो वर्ड है उसका प्रयोग क्या है? देखिए, डाटा का अर्थपूर्ण प्रारूप जो डाटा की क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। देखिए, समझिए इस चीज को। डाटा का अर्थपूर्ण प्रारूप मतलब कि जब डाटा का एक अर्थपूर्ण प्रारूप जो हमको प्राप्त हो जा रहा है, यानी कि डाटा का अर्थपूर्ण प्रारूप जो डाटा की क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। ऐसे ही आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्या है? अगला है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इस देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है? अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्ति हेतु डाटा की क्रिया। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था कि डाटा का अर्थपूर्ण प्रारूप जो डाटा की क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर हमें डाटा प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब प्रोसेसिंग यहाँ पर शब्द आपका आ जाता है इन्फॉर्मेशन के बाद, तो देखिए अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्ति हेतु डाटा की क्रिया यानी कि प्रोसेस की जा रही है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या होगा? अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त करने हेतु जो डाटा की एक क्रिया की जाएगी वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग उसको कहा जाएगा। और इन्फॉर्मेशन में क्या होगा? आपको जो डाटा की क्रिया होगी वो प्राप्त हो जाएगी। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है इनिशियलाइजेशन। ये क्या होता है? इनिशियलाइजेशन क्या होता है? वह क्रिया जो प्रोग्राम के प्रारंभ में चरों का प्रारंभिक मांग निर्धारित करती है। तो देखिए, कंप्यूटर में वह क्रिया जो प्रोग्राम के प्रारंभ में चरों का प्रारंभिक मान निर्धारित करती है, उसी को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। चलिए ठीक है। अगला क्या है? इनपुट। इनपुट तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनपुट और आउटपुट दो शब्द यहाँ पर आते हैं। इनपुट और आउटपुट, यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है इनपुट और आउटपुट से। तो इनपुट आउटपुट में आपको सारे लिखा दूंगा जब हम लोग इनको बिल्कुल डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। तो इनपुट देखिए क्या है? कंप्यूटर को निर्देश व डाटा देना क्या कहलाता है? इनपुट। देखिए, इनपुट क्या होता है? जब भी हम कंप्यूटर को कोई चीज़ देते हैं, देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये मान लिया कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है और ये है कंप्यूटर का कीबोर्ड, ये है कंप्यूटर का कीबोर्ड। कीबोर्ड में देखिए एक तार लगी रहती है जिसको कि हम लोग कहाँ पर ऐड करते हैं? जो हमारा सीपीयू होता है, जैसे सीपीयू है तो सीपीयू, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप। तो एक सीपीयू होता है, वहाँ पर एक हमारा पोर्ट बना होता है जहाँ पर हम इस तार को यहाँ पर जो हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में हम जब भी कुछ लिखते हैं, यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, तो वो ये देखिए यहाँ पर सीधे कहाँ जाता है? कंप्यूटर के अंदर जाता है, सीपीयू के अंदर जा रहा है। मतलब उसके अंदर जा रहा है, हम उसको इनपुट कर रहे हैं। यानी कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अंकित करते हैं, कुछ उसके अंदर डालते हैं, तो वो कहलाता है इनपुट। और जब कंप्यूटर से हमको कोई चीज़ प्राप्त होती है या किसी मशीन से हमको कोई चीज़ प्राप्त हो रही है, उसको बोलते हैं आउटपुट। जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर से हमको एक प्रिंट किया हुआ पन्ना प्राप्त होता है, तो वो क्या है? आउटपुट। यानी कि प्रिंटर से हमको प्राप्त हो रहा है। और कीबोर्ड या माउस से हम लोग कोई चीज़ अंदर डाल रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, तो वो होती है इनपुट। चलिए ठीक।
फिर देखिए इनपुट डिवाइस वह उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा व निर्देशों को भेजा जाता है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कीबोर्ड है, माउस है, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्या है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है, एक क्रिया जिसके निर्देशानुसार कंप्यूटर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन। अगला आता है इंस्ट्रक्शन। यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन है, यहाँ है इंस्ट्रक्शन। देखिए कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के मध्य द्विमार्गीय संपर्क, इसे क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। चलिए ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है इंटरफेस, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। इंटरफेस यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जोड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इंटरफेस के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इंटरफेस क्या है, तो यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जोड़ता है। अगला है इंटरप्रेटर, ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है। इंटरप्रेटर क्या है, यह प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के दौरान स्टेटमेंट के आधार पर मशीन कोड में अनुवादित करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको आसानी से भाषा में समझना है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी कोड में अनुवादित करते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी कोड में जो अनुवाद करेगा वो कौन करेगा, इंटरप्रेटर। चलिए ठीक। फिर देखिए अगला आता है जंपिंग। जंपिंग क्या है, यह ब्रांचिंग की तरह है। ब्रांचिंग आपको पिछली वाली वीडियो में करा चुका हूं, आपने अगर पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ब्रांचिंग क्या होती है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला क्या है, केबी। केबी देखिए इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, वो आपको हिंदी में लिखने नहीं दिखेगा, वहाँ पर ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं केबी, ऐसे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट एग्जाम में से प्रश्न बनेगा कि केबी की फुल फॉर्म क्या होती है। केबी की फुल फॉर्म क्या होती है, किलोबाइट। तो ऐसे करके आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा। केबी हो गया, एक आता है टीबी। टीबी क्या होता है, टेराबाइट। एक होता है जीबी। जीबी क्या होता है, गीगाबाइट। ऐसे करके आपसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इनकी फुल फॉर्म बताइए, टेराबाइट, गीगाबाइट। और ये देखिए एमबी होता है, एक होता है, एक केबी होता है। तो ये देखिए इनको आपको याद करना है, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट। तो इनको आपको याद करना है, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन भी चुके हैं। तो देखिए एक मिनट, कहाँ आ गए हम, हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए केबी। केबी क्या है, यह 1024 बाइट को दर्शाता है। कौन, केबी 1024 बाइट को दर्शाता है। आपकी अब जो कंप्यूटर की मेमोरी आप लोग उसमें देखते हैं 1024 MB लिखा रहता है ना, वहाँ पर 1024 MB, 1024 ऐसे करके लिखा रहता है, आपकी मेमोरी में लिखा रहता है। तो देखिए केबी क्या होता है, यह 1024 बाइट को दर्शाता है। चलिए ठीक, 1024 बाइट बराबर 1 KB। उसके बाद देखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड हर कोई जानता है कीबोर्ड क्या है। अब कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट है, ऐसे करके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नोट कर लेंगे, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। देखिए यह बोर्ड जिसमें सभी चिन्ह अंकित रहते हैं, ऐसे भी करके एग्जाम प्रश्न बन जाता है। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा बोर्ड है जिसमें सभी चिन्ह अंकित रहते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। अगला आता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, वह सार्थक शब्द जो शीर्ष के रूप में कार्य करे उसे क्या बोलते हैं, कीवर्ड। वह सार्थक शब्द जो शीर्ष के रूप में कार्य करता है। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या है, इस तकनीक से 1000 से अधिक डायोड या ट्रांजिस्टर की रचना एक चिप पर कर सकते हैं। देखिए यह एक तकनीक है, इस तकनीक से 1000 से अधिक डायोड या ट्रांजिस्टर की रचना एक चिप पर हम लोग कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला क्या है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है, प्रोग्राम व उप प्रोग्राम का समूह जिसकी उपयोगकर्ता को बार बार आवश्यकता पड़ती है। देखिए प्रोग्राम व उप प्रोग्राम का समूह की हम लोग बात करें, जो प्रोग्राम होते हैं, जो उप प्रोग्राम होते हैं, उनका जो पूरा समूह होता है जिसका उपयोगकर्ता बार बार उसका प्रयोग करता है और उसको उसकी उपयोगकर्ता को उसकी बार बार आवश्यकता होती है, उसे ही कंप्यूटर की भाषा में लाइब्रेरी कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके। अगला क्या है, लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या है, धनात्मक पूर्णांक जो बेसिक भाषा में एक स्टेटमेंट को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन नंबर। अगला आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या है, वह प्रिंटर जो पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करे। देखिए प्रिंटर अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो एक वर्ड को एक बार
टाइप करते हैं या एक वर्ड को एक बार प्रिंट करते हैं एक वर्ड को। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं कि एक लाइन को पूरी लाइन को एक बार प्रिंट करते हैं, तो वो हमारा अलग टॉपिक रहेगा, जिसको हम लोग लेजर प्रिंटर बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। अनेक प्रकार के प्रिंटर होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है लाइन प्रिंटर क्या होता है। वह प्रिंटर जो पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन में रहेगा कि लाइन प्रिंटर किसे कहते हैं। जो एक बार में एक वर्ड को प्रिंट करता है, जो एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है, जो एक बार में पूरे पैराग्राफ को प्रिंट करता है। तो ऐसे करके आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। तो लाइन प्रिंटर क्या रहेगा, वह प्रिंटर जो पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करे। अगला क्या है, अगला है लोकेशन। लोकेशन क्या है, मेमोरी में वह स्थान जहां इकाई सूचना को संग्रहित किया गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेशन। इसे एड्रेस भी बोलते हैं। चलिए ठीक है। लूप क्या होता है, निर्देशों के समूह को बार बार दोहराना। जो निर्देश होते हैं, जो कंप्यूटर को जो निर्देश दिए रहते हैं, उन निर्देशों के समूह को बार बार दोहराना ही क्या कहलाता है, लूप। चलिए ठीक, बहुत महत्वपूर्ण लूप एग्जाम में आ भी चुका है। अगला देखिए क्या है, अगला है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मशीन पर आधारित भाषा। देखिए लो लेवल लैंग्वेज जिसे कि निम्न स्तरीय भाषाएं भी कहा जाता है। कंप्यूटर में दो प्रकार की भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज, या निम्न स्तरीय भाषाएं या उच्च स्तरीय भाषाएं। जैसे कोबोल है और एक फुरटॉन है। तो इस प्रकार की जो भाषा है उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं मशीनी भाषा, बेसिक मशीनी भाषा जो है वो हमारी निम्न स्तरीय भाषा है। तो ये भी हम लोग आगे चल कर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है मशीन पर आधारित भाषाएं जो रहती हैं वो लो लैंग्वेज कहलाती हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। निम्न स्तरीय भाषाएं इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। अगला देखिए मशीन लैंग्वेज या कोड। ये क्या है, मशीन निर्देशों के समूह को कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। मशीन मशीनी भाषा होती है, कंप्यूटर की जो मूल भाषा है ना उसे मशीनी भाषा ही कहते हैं। या कंप्यूटर जिस भाषा को समझ सकता है उसे मशीनी भाषा ही कहते हैं। नोट कर लेंगे, कंप्यूटर जिस भाषा को समझ सकता है उसे मशीनी भाषा ही बोलते हैं। तो देखिए मशीन निर्देशों के समूह को कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। तो कंप्यूटर किस भाषा को समझ सकता है, मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। यह कंप्यूटर की भाषा होती है। किसी भी उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए निर्देशों को इसमें अनुवादित होना होता है। कोई भी भाषा हो, कोई भी उच्च स्तरीय भाषा हो, उसको मशीनी लैंग्वेज में अनुवादित होना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कंप्यूटर जो समझ सकता है वो किस भाषा को समझ सकता है, मशीनी लैंग्वेज को समझ सकता है। कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है। अगला आता है मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर क्या है, आंतरिक संग्राहक जो कि फेरामैग्नेटिक पदार्थ के छोटे छल्लों को एरे से निर्मित होता है। देखिए यहाँ पर आंतरिक संग्राहक जो कि फेरामैग्नेटिक पदार्थ के छोटे छल्लों की एरे से निर्मित होता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कोर। चलिए ठीक। अगला आता है मैग्नेटिक डिस्क। द्वितीयक संग्राहक है। देखिए हम लोग बोलते हैं ना मेमोरी, ये क्या है, एक मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क क्या है, एक मेमोरी। संग्राहक को हिंदी में, संग्राहक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग, मेमोरी। कभी कभी ऐसे शब्द भी आप लोगों को कंफ्यूज कर देना एग्जाम में, तो इनका थोड़ा आप लोग हिंदी भी याद रखा कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है हिंदी में आपसे पूछ लेता है। तो संग्राहक क्या होता है, संग्राहक का मतलब मेमोरी है जो संग्रह कर रहा है। तो द्वितीयक मेमोरी हम लोग बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या है, पहली बात तो आपको याद रखना है, मैग्नेटिक जो डिस्क रहेगी वो द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी रहती है, जो कि चुंबकीय पदार्थ से लेपित वृत्तीय डिस्क से निर्मित होता है। इसमें डाटा को संग्रहित किया जाता है। ये होता है चुंबकीय पदार्थ से लेपित एक गोल वर्ताकार आकृति का होता है मैग्नेटिक डिस्क। हालांकि वर्तमान में इनका प्रचलन थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हमको देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक डिस्क क्या है, यह द्वितीय संग्राहक मेमोरी या द्वितीय मेमोरी है, या फिर सेकेंडरी मेमोरी भी हम इसको बोल सकते हैं। अगला क्या है, मैग्नेटिक टेप। ये क्या है, ये भी एक देखिए द्वितीय संग्राहक है जो चुंबकीय पदार्थ से लेपित टेप का बना होता है। तो मैग्नेटिक टेप हो या फिर मैग्नेटिक डिस्क हो, ये क्या हो जाएंगे, मेमोरी हो जाएंगी। ऐसे करके आपसे एग्जाम प्रश्न पूछेगा, क्या है ये आपको पता होना चाहिए। संग्राहक अगर आ रहा है तो मेमोरी है। चलिए ठीक है। फिर देखिए आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, यह बड़ा कंप्यूटर जिसमें व्यापक सुविधाएं व क्षमताएं हैं। मतलब एक बड़ा कंप्यूटर है जिसमें व्यापक सुविधाएं भी हैं और उसमें अधिकांश क्षमताएं भी हैं, उसे बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें कई सारे लोग एक साथ कार्य भी कर सकते हैं। अगला आता है एमबी। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना एमबी क्या होता है, केबी क्या होता है। देखिए ये आते जाएंगे। एमबी क्या होता है, मेगाबाइट इसको बोलते हैं। 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं। देखिए इसमें भी चलता है, सबसे ऊपर टेराबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर आता है
MB मेगाबाइट से पहले भी मैं अभी ध्यान में आ नहीं रहा है, मेमोरी जब मैं आपको कराऊंगा तब मैं आपको सब करा दूंगा। मेगाबाइट आता है, और एक आता है आपका गीगाबाइट, एक आता है टेराबाइट, और अभी एक मैंने आपको ऊपर बताया था। तो 4 प्रकार के 5 प्रकार के ऐसे ही कुछ आते हैं मेमोरी वाले। हालांकि मेमोरी वाले सेक्शन में आपको बहुत ही डिटेल में आपको मैं ये समझाऊंगा। तो टेराबाइट हो, मेगाबाइट हो, गीगाबाइट हो, तो ये बहुत, हाँ एक आता है किलोबाइट, KB, ये देखिए। तो ये आते हैं, ये भी आपकी सीरीज एग्जाम में पूछी जाते हैं कि बताइए, जैसे आपके सामने उल्ट, जैसे KB रख दिया, और फिर रख दिया MB रख दिया, फिर रख दिया TB रख दिया, फिर GB रख दिया। आपसे कहा जाएगा कि इनको सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे में इनको क्रमित कीजिए। तो सबसे बड़ा टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाती है। ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है। चलिए ठीक। फिर देखिए अगला आता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या है? इस तकनीक के द्वारा एक चिप पर 100 से 1000 तक ट्रांजिस्टर की रचना कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण है नहीं है आने वाले एग्जाम के लिए, फिर भी आप लोग इसको एक बार याद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अगला आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? एक छोटा कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होता है। माइक्रो नाम देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, तो एक छोटा कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होता है। फिर देखिए ये था माइक्रो कंप्यूटर। अब आता है माइक्रो प्रोसेसर, एक छोटा चिप जिस पर ALU व सी ALU व CPU दोनों होते हैं। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है ALU की। वो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म आपको दोस्तों खासकर याद रखनी है। ALU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और CPU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो माइक्रो प्रोसेसर में दोनों ही होते हैं ये। चलिए ठीक। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक मध्यम आकार का कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा व अधिक गतिशील, परंतु मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा तथा कम गतिशील होता है। तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो छोटा है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है। कौन सा? मिनी कंप्यूटर। चलिए ठीक। अगला आता है मेन मोनिक क्या है? किसी आइटम के क्लिएट नाम को एक आसान नाम से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? मेन मोनिक। चलिए ठीक। अगला है निबिल। निबिल क्या है? 4 बिट का समूह निबिल कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि कितने बिट का समूह निबिल कहलाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 बिट का समूह निबिल कहलाता है। कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा निबेल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, निबेल हो निबिल हो, बात एक ही है। अगला है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है? सोर्स प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद करना ही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। यानी कि सोर्स भाषा जो होती है उसका मशीनी भाषा में अनुवादित जो प्रोग्राम रहेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। फिर देखिए अगला आता है ऑफलाइन ऑपरेशन। ऑफलाइन ऑपरेशन क्या है? बिना CPU के उपयोग के यंत्रों की क्रियाएं। बिना CPU के तो कंप्यूटर में कोई कार्य नहीं है, लेकिन बिना CPU के उपयोग के यंत्रों की जो क्रियाएं कहलाएंगी वो ऑफलाइन ऑपरेशन क्रियाएं कहलाएंगी। चलिए ठीक है। ऑनलाइन देखिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, ऑफलाइन ऑपरेशन और ऑनलाइन ऑपरेशन। ऑनलाइन ऑपरेशन क्या हो जाएगा? वह क्रियाएं जिनका नियंत्रण CPU के द्वारा होता है। देखिए अगर आप कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं उसमें CPU अगर नहीं है तो वो कंप्यूटर किसी काम का ही नहीं है, तो इसलिए उसको ऑफलाइन कह दिया गया है। अब देखिए अगर आप कोई कंप्यूटर कार्य करते हैं उसमें, और उसमें जो नियंत्रण रहेगा वो CPU के द्वारा होता है, यानी कि CPU उसमें कनेक्ट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑनलाइन ऑपरेशन। चलिए ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर के विभिन्न साधनों व एप्लीकेशन प्रोग्राम को नियंत्रित करता है। यह सामान्यतः निर्माता के द्वारा विकसित किया गया होता है और हार्डवेयर के साथ दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों एक क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो प्रोग्रामों का एक समूह है जो कंप्यूटर के विभिन्न साधनों व एप्लीकेशन प्रोग्राम को नियंत्रित करता है। तो ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा एक चैप्टर है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा एक चैप्टर है जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिलहाल आपको ये समझना है। ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के विभिन्न साधनों वो एप्लीकेशन प्रोग्रामों को नियंत्रित करता है। उसके बाद देखिए आउटपुट क्या है? कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं। देखिए मैंने आपको बताया ना इनपुट और आउटपुट क्या है। इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर को अगर हम कोई निर्देश दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। अगर हम कंप्यूटर से कोई सूचना प्राप्त कर रहे हैं उसको बोलते हैं आउटपुट।
ये भी आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा उदाहरण के द्वारा। अभी तो आपको फिलहाल ये हमारी शब्दावली चल रही है, ये आपको समझना है। फिर देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, वह उपकरण जो कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को दर्शाते हैं और उन्हें संग्रहित करते हैं। देखिए आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, प्रिंटर मैंने आपको बताया था, और एक मॉनिटर भी जो है आपका आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर जिसे कि वीडियो भी बोलते हैं, वीडीओ भी बोलते हैं, कभी कभी वीडियो आ जाता है, वीडीयू वीडीयू शायद वीडियो वीडीयू ही है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आउटपुट डिवाइस में हमको कोई चीज़ कंप्यूटर से प्राप्त हो रही है। अगर आपका जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है जिसको मॉनिटर बोलते हैं, अगर आप उसमें देखते हैं आपको कोई सूचना, अगर कुछ भी चलाते हैं कोई सूचना आप लोग पढ़ते हैं तो वो आपको कंप्यूटर दे रहा है ना, तो वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, उसमें से कोई प्रिंटर किया हुआ कागज निकल रहा है, यानी कि उससे आपको कोई कागज प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या है, वो भी आउटपुट डिवाइस है। चलिए ठीक है। फिर देखिए ये आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस समझ गए होंगे। इनके उदाहरण जो होते हैं वो मैं आपको आपको जो भी डिवाइसेस होती हैं वो मैं आपको, जो इनपुट आउटपुट हमारा चैप्टर आएगा उसमें आपको बता दूंगा। अगला है पैकेज। पैकेज क्या है, पूर्ण प्रोग्राम जो प्रयोग हेतु तैयार हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेज। अगला आता है पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या है, पेरिफेरल है इनपुट आउटपुट उपकरण जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आ भी चुका है कि पेरिफेरल क्या होता है। तो पेरिफेरल क्या है, इनपुट और आउटपुट उपकरण जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उन्हें ही पेरिफेरल कहा जाता है। उसके बाद देखिए इनपुट आउटपुट उपकरण क्या क्या होते हैं। इनपुट आउटपुट उपकरण बहुत सारे आपको बता चुका हूँ। माउस हो गया, जो आपका मॉनिटर हो गया, और एक हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो कीबोर्ड है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, प्लॉटर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको लिखवा दूंगा। चलिए ठीक। फिर आता है पर्सनल कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर से कई बार फुल फॉर्म पूछ ली गई है, पीसी की फुल फॉर्म। पीसी की फुल फॉर्म वो प्रियंका चोपड़ा वाला पीसी नहीं है ये, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा को भी कहीं कहीं पीसी नाम से बोला जाता है, तो वो मत समझ लेना। तो पीसी है पर्सनल कंप्यूटर। काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में ये भी आ चुका है कि पीसी की फुल फॉर्म बताइए। पीसी की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। एक माइक्रो कंप्यूटर जो एक व्यक्ति के प्रयोग हेतु निर्मित हो। एक माइक्रो कंप्यूटर जो एक व्यक्ति के प्रयोग हेतु निर्मित हो। चलिए ठीक है। अगला आता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, वह उपकरण जिसका उपयोग ग्राफ खींचने में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉटर। चलिए ठीक है। अगला आता है पॉइंटर। एक एड्रेस जो मेमोरी में विशिष्ट स्थिति खोजने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर। एक एड्रेस जो मेमोरी में विशिष्ट स्थिति खोजने के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। अगला आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर तो हर कोई जानता है क्या है, यह आउटपुट उपकरण जो सूचनाओं को कागज पर प्रिंटर करता है। हर कोई जानता है प्रिंटर का कार्य क्या है, जो भी निर्देश कंप्यूटर के द्वारा दिए जाते हैं उन्हीं को जो हमारा प्रिंटर होता है वो प्रिंट करता है। चलिए ठीक। प्रिंट आउट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है हिंदी में, तो प्रिंट आउट, प्रिंटर के द्वारा कागज पर जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट। फिर देखिए अगला आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे निर्देशों का समूह जिनके आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। देखिए कंप्यूटर जब कार्य करता है तो किसके आधार पर करता है, जो प्रोग्रामिंग भाषा में जो लिखे निर्देशों का जो समूह होता है उसी के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। तो यहाँ पर से ऐसे ही एग्जाम में आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे निर्देशों का समूह जिनके आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम। उसके बाद देखिए अगला आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, चिन्हों का स्पष्ट समूह जिसके अपने अलग व्याकरण तथा नियम होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखने में किया जाता है। तो देखिए एक तो हमारा जो प्रोग्राम हो गया जिसके आधार पर कंप्यूटर कार्य कर रहा है, लेकिन जिस लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए ठीक। अगला क्या है, अगला है प्रॉम्प्ट। हिंदी में थोड़ा सा इसमें अलग मतलब हिंदी, और जब हम लोग हिंदी का उच्चारण करते हैं और कहीं ना कहीं अंग्रेजी का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो प्रॉम्प्ट ये क्या है, स्क्रीन पर उपस्थित एक चिन्ह जो उपयोगकर्ता को और इनपुट करने का संकेत देता है। उपयोगकर्ता को इनपुट करने का संकेत देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। ऐसे ही शब्द दोस्तों एग्जाम में बनते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैं क्या। तो स्क्रीन पर उपस्थित एक चिन्ह जो उपयोगकर्ता को इनपुट करने का संकेत करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। अगला है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस क्या है,
संग्राहक स्थान से डाटा के सीधे आदान प्रदान की विधि। संग्राहक स्थान यानी कि जहाँ पर डाटा को संग्रह किया गया है वो स्थान क्या कहलाएगा? संग्राहक स्थान। तो संग्राहक स्थान से डाटा से सीधे आदान प्रदान करने की एक विधि है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस। अगला आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है RAM। एक होता है RAM, एक होता है ROM। इन दोनों की फुल फॉर्म तो हजारों बार एग्जाम में पूछ ली गई है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी इनकी फुल फॉर्म है। तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, इन मेमोरी पर सीधे डाटा को लिखा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। कंप्यूटर में हम लोग जो भी कार्य करते हैं ना, तो वो हम लोग रैम के माध्यम से ही करते हैं, रोम के माध्यम से नहीं करते हैं। बहुत अच्छे से आपको मैं मेमोरी समझाऊंगा कि जब हम लोग कंप्यूटर में कोई कार्य करते हैं वो रैम में करते हैं, रोम में करते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब भी हम लोग कंप्यूटर में कार्य करते हैं, जो आपका डाटा होता है वो हार्ड डिस्क में रहता है। किसमें? हार्ड डिस्क में रहता है। जब भी हम लोग कंप्यूटर पर कोई कार्य करते हैं तो वो हार्ड डिस्क से निकलकर आपका रैम में आ जाता है। तो इसीलिए जब हम लोग कंप्यूटर में कोई कार्य करते हैं तो हम लोग किस में करते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम में करते हैं, ना कि रोम में। चलिए ठीक। रीड ओनली मेमोरी ये क्या है? इसको हम लोग ROM बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ ली गई है। तो ये क्या है? इन मेमोरी में संग्रहित सूचनाओं को मात्र पढ़ा जा सकता है, इन पर सूचनाओं को संग्रहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन मेमोरी पर सीधे डाटा को लिखा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर मात्र सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है। अब देखिए रोम क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। रोम क्या होते हैं? रोम वो डाटा होता है जब आप एक कंप्यूटर असेंबल होता है ना, तो कंप्यूटर को बनाते वक्त या कंप्यूटर को असेंबल करते वक्त या कोई भी आपकी डिवाइस हो, उस डिवाइस को असेंबल करते समय एक उसमें डाटा डाला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोम। इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आप लोग एक मोबाइल देख लीजिए, नोकिया का मोबाइल जब आप लोग यूज करते हैं, जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं तो आप क्या देखते हैं? दो हाथ आपको दिखते होंगे वहाँ पर हाथ मिलाते हुए। तो देखिए हर मोबाइल में आपको देखने को मिलता है नोकिया के। तो वो डाटा जो पहले से ही कंप्यूटर में फिक्स कर दिया गया है वो होता है रोम। इसको मात्र पढ़ा जा सकता है, इसमें हम लोग किसी प्रकार से कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन रैम में हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, हालांकि बहुत अच्छे से आपको ये मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, रैम और रोम। चलिए ठीक है। तो रैम समझ गए होंगे आप, रोम समझ गए होंगे। रोम क्या होता है? जो फिक्सेड मेमोरी, जो पहले से ही कंप्यूटर असेंबल करते समय जो उसमें डाल दी गई है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी चुंबकीय माध्यम जैसे फ्लॉपी डिस्क व टेप जिन पर सूचनाओं को लंबे समय तक संग्रहित रखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। चुंबकीय माध्यम या फ्लॉपी डिस्क जिन पर सूचनाओं को लंबे समय तक संग्रहित रखा जा सकता है, उसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। फिर आता है सीक्वेंशियल एसेस। ये क्या है? क्रम से सूचनाओं को प्रोसेस करने की एक विधि होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल एसेस। चलिए ठीक। अगला आता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। यह क्या है? वह तकनीक जिसके द्वारा एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टरों की रचना की जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। चलिए ठीक। अगला आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का पूरा चैप्टर है, सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में दे रखा है पूरा, ये पूरा का चैप्टर है। सॉफ्टवेयर होता क्या है? हर कोई जानता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह है। ऐसे देखिए आपको पता तो है सॉफ्टवेयर कुछ होता है, लेकिन असल में आपको उसका अर्थ नहीं मालूम है। तो इसका अर्थ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह होता है सॉफ्टवेयर। चलिए ठीक। फिर देखिए सोर्स प्रोग्राम क्या होते हैं? उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया प्रोग्राम क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम। उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया प्रोग्राम क्या कहलाएगा? सोर्स प्रोग्राम। अगला आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? वर्णों का समूह। ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनेगा कंप्यूटर में वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग किसे कहा जाता है? वर्णों के समूह को। तो दोस्तों पार्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट थर्ड आपका जल्दी ही आ जाएगा। और जिला सीरीज भी आपकी जहाँ तक है शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे से ढंग से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग जिला सीरीज कंप्लीट करेंगे। मेरी ये कोशिश है कि जिला सीरीज आपकी कुछ इस तरीके से तैयार की जाए जो यूट्यूब में आज तक किसी ने इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाया होगा। ऑनलाइन क्लास हो या फिर आप लोग कहीं कोचिंग लेते हो, उससे भी बेटर तरीके से मेरी ये कोशिश रहेगी जो हमारी जिला सीरीज आएगी इसको हम लोग कवर करें। तो दोस्तों आप लोगों को अगर कुछ पूछना होता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है।
और देखिए फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर भी आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ पूछना होता है तो वीडियो के संबंध में समझ में नहीं आता तो आप लोग वीडियो में ही कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।